नमस्कार किसान भाइयों। आपने हमारे पूर्व में जो वीडियो हमारे रिलीज हुए हैं वो सभी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा, कमेंट किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए और अपने कई सारे दोस्तों को शेयर भी किए और बहुत सारी कमेंट भी डाली कि नए नए वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाए। तो ये सिलसिला आप जारी रखो। अभी तक किसी किसान भाई ने, किसी मित्र ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद में उसको लाइक दो और साथ ही साथ में अपने साथी मित्रों को शेयर करो ताकि सभी किसान भाई इसका लाभ ले पाए। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो मैंगो, आम का है। नाम से आम है लेकिन किसान भाइयों के लिए बहुत खास है क्योंकि आम में एक ही बार फूल आता है, एक ही बार फल आता है और जब कुदरत साथ दे दे और थोड़ी सी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाए और आपकी मेहनत जो रंग ला दे तो उसमें बहुत सारा पैसा कमाने की भी चांस रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस पॉसिबिलिटी को वास्तव में बदलने के लिए हमने बहुत सारे वीडियो आम के ऊपर बनाए हैं। पिछले हमारे आम का कैंसर का वीडियो है, पिछले साल हमने पूरा आम का ब्यौरा दिया था, वो भी आप देख लेना। और इस साल भी हमने थोड़ा एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मॉनसून में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट वगैरह पे बनाया था। तो किसान भाइयों, मैं पिछले वीडियो का कनेक्शन बनाते हुए ये वीडियो की बात करूंगा और ये वीडियो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो या तो फ्लावरिंग आने वाला होगा या तो कई किसान भाइयों के वहाँ फ्लावरिंग आ चुका होगा। जैसे कि राजापुरी वैरायटी है उसमें फ्लावरिंग आ चुका होगा। जैसे कि अगर सेंट्रल इंडिया, मध्य इंडिया में आप गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो तो वहाँ पे केसर वगैरह जो करते हैं, महाराष्ट्र में भी केसर करने लगे लोग आज। तो ये केसर वैरायटी जो है उसमें जनवरी एंड फरवरी में फ्लावरिंग आता है। और उत्तरी भारत में अगर जाते हो तो दशहरी है, चौसा है, उस वैरायटियों को लगभग फरवरी एंड मार्च में फ्लावरिंग आता है। तो किसान भाइयों, ये जो मैटर है फ्लावरिंग आने का, वो बहुत ही वैज्ञानिक और कुदरती आधार रखता है। तो मैंगो में फ्लावरिंग कैसे आता है पहले हम वो बात कर लेते हैं। जून महीने में, जुलाई महीने में बारिश हुई है और उस टाइम पे आपने फर्टिलाइजर डाला है तो नई नई टहनियाँ आती है। आपने कटिंग प्रूनिंग किया था, वहाँ से नई टहनी आएगी, वो आ चुकी होगी अभी तक। और फिर वो टहनियाँ अक्टूबर के बाद मजबूत होना शुरू होती है। मजबूत मतलब लकड़ी जैसी। पहले सॉफ्टवुड था, मतलब एकदम गुलाब की कली जैसी थी। अभी वो एकदम हार्डवुड, मतलब कि जो दातुन करते हैं वो दातुन जैसी मजबूत हो जाएगी, लकड़ी जैसा रंग दिखेगा उसमें। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने जो प्रक्रिया की थी उस प्रक्रिया से, मतलब बारिश आई थी, आपने फर्टिलाइजर डाला था, नए नए पत्ते आए थे, नाइट्रोजन ज्यादा दिया था आपने, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा पत्ते आए थे और वो पत्तों की वजह से सूर्य प्रकाश से सबसे ज्यादा खुराक, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जमावड़ा हुआ था। वो जमावड़ा कहाँ पे होता है? वो नई टहनी में होता है। वो नई टहनी मजबूत होती है उससे, मतलब खुराक पूरा कार्बन उसमें भर जाता है। वैज्ञानिक तौर पे मैं बताऊं कि जब नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो पौधा ट्राई करता है कि कार्बन, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड बना के कार्बन का जमावड़ा करे, तो सीएन रेशियो बढ़ाए। जब सीएन रेशियो बढ़ जाता है तो फिर ठंडी आती है। दिसंबर और जनवरी महीने में दिन की लंबाई है वो कम से कम होती है, 7-8 घंटे की होती है। उस टाइम पे ठंडी का माहौल होता है, उस टाइम पे कार्बन का जमावड़ा होता है। तो ये तीन का चीजों का मिलना मतलब फ्लावरिंग आना तय है, बाहर आना तय है। जो दिसंबर एंड जनवरी में या तो फरवरी तक आती है उसको आंबिया बहार बोलते हैं। तो मैंगो में, आम में उस टाइम पे बाहर आती है, मतलब फ्लावरिंग आता है। तो अभी दो बातें जिन्होंने एकदम रेगुलर प्रैक्टिस की है कि जैसे कि पिछले साल आम का हार्वेस्टिंग करने के बाद प्रूनिंग वूनिंग करके कंप्लीट करके जब बारिश आती है उसी टाइम पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसने डाल दिया था तो रेगुलर जुलाई और अगस्त महीने में नई नई टहनी आ गई थी, हरे हरे पत्ते आ गए थे। पहले लाल आते फिर हरे होते हैं, वो पत्ते आ गए थे, फिर वो पत्ते मैच्योर हो गए हैं। उसके लिए एक ट्रीटमेंट है। और जो बाकी रह गए हैं, जिन्होंने अगस्त सितंबर में फर्टिलाइजर डाला है, उसमें थोड़ा नाइट्रोजन ज्यादा गया है। तो नाइट्रोजन ज्यादा जाने की वजह से उसमें अभी तक नई नई टहनियां आती होगी। गुजरात में बोलते हैं पिलवनी आती है और फ्लावरिंग आने की जगह पे नया पत्ता आ जाता है। तो ऐसा किसी का आ रहा होगा अभी तक। तो दो ट्रीटमेंट में अलग अलग बोलता हूँ। जिसका रेगुलर चला है उसका ट्रीटमेंट मैं बोलता हूँ पहले पे
कि जिसका रेगुलर चला है। अभी दिसंबर महीना अंत हो चुका है, जनवरी महीना आएगा अभी, और जनवरी में ठंडी भी अच्छी खासी होगी और दिन की लंबाई कम होगी। जिसका मैच्योरिटी एकदम परफेक्ट हो चुका है वो अभी राह देख के बैठे, अभी उनके वहाँ फ्लावरिंग आएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का, फिजियोलॉजी का मैनेजमेंट परफेक्टली कर चुके हैं। लेकिन कुछ कीट रोग होने की संभावना है, कुछ इल्ली आएगी, बराबर, कोई टहनी है उसमें फंगस लगी होगी तो वो सड़ रही होगी, गल रही होगी। तो हमारे पिछला वीडियो देखे, आम का कैंसर वाला वीडियो देख लेना, उसमें सब पूरा ब्यौरा दिया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन उसमें आपको ये ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि आपका कार्बन का जमावड़ा है वगैरह, वो फंगस खा जाएगी या तो इल्ली खा जाएगी। नॉर्मल तौर पे आप क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह का स्प्रे कर सकते हो, अभी साइपरमेथ्रिन का भी कर सकते हो, क्योंकि अभी फ्लावरिंग है नहीं, मधुमक्खी का कोई प्रॉब्लम है नहीं, बराबर। तो अभी आप ये स्प्रे कर सकते हो, लेकिन याद रखना अभी कोई हॉर्मोन्स का प्रयोग नहीं करना है, अभी कोई नाइट्रोजीनियस खातर नहीं देना है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कोई भी नहीं देना है। अगर आपको ऐसी दिल से इच्छा हो रही है कि नहीं मुझे तो फर्टिलाइजर डालना ही डालना है, तो सिंपल सा 05234 उतना दे दो, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो 05234 पूरा कर देगा, पत्ते को एकदम हार्ड बना देगा। हार्ड मतलब टूटने वाला हार्ड नहीं, मजबूत बनाएगा, और सूर्य प्रकाश से ज़्यादा जो पोषक तत्व लिए है उससे वो मजबूती पाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वहाँ कैल्शियम की कमी है, तो आप चिलेटेड कैल्शियम का प्रयोग करें, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग मत करो, क्योंकि नाइट्रोजन गया तो पिलवनी आएगी, नए पत्ते आएंगे। अभी पत्ते नहीं लाना है, अभी क्या करना है, आपको फ्लावरिंग के लिए वेट ही करना है और कुछ नहीं करना है। दूसरा, इसी इसी वाले को, मतलब जो जिसने ट्रीटमेंट सही किया है, अभी तक सही करते आए हैं, उनको अभी जमीन में पानी नहीं देना है। पानी लेने के बाद क्या होता है कि वापस पिलवनी आ जाती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, क्योंकि आपका लगभग अगस्त सितंबर, इस बार तो थोड़ा बारिश ज्यादा चला था, नवंबर के फर्स्ट वीक तक बारिश था, तो वहां से लेके आप गिनो तो 1.5-2 महीने से आपने पानी दिया नहीं है, जमीन में थोड़े से मतलब ड्राइनेस होगी, और फिर आप अचानक पानी देते हो तो पुराना फर्टिलाइजर है, वो नाइट्रोजन है, अवेलेबल हो जाता है, और सीधा वो लेके सीधा ग्रोथ में चला जाता है। तो हमको ग्रोथ में नहीं ले जाना है, हमको अभी फ्लावरिंग लाना है। तो आपको 2-3 बातें जो नहीं करनी है वो मैंने ज़्यादा बताई है। करने वाली चीज़ें हैं कि इल्ली रोग वगैरह आए तो उसके लिए दवाई स्प्रे करनी है। तो एक सेट ऐसा हुआ कि जो रेगुलर चले आते थे। अभी जो किसान भाइयों को ऐसा प्रॉब्लम था कि अक्टूबर एंड में या नवंबर में बारिश हुई थी, या तो आपने अगस्त के बाद में कहीं फर्टिलाइजर डाला होगा, आपने कोई डीएपी डाला होगा, किसी ने ऑर्गेनिक डाला होगा, किसी ने कल्टीवेशन किया होगा, और अभी वो फूटान चालू ही है, तो फूटान को अब भी रोक देना है। लास्ट चांस है आपके पास, ये लास्ट चांस में आपको फूटान को रोक देना है। कैसे रोकोगे? जैसे पहले बताया वैसे ही है, सेम है। आपको 05234 या तो 04247 ऐसे अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 0 है, फॉस्फोरस और पोटास है, वो फर्टिलाइजर स्प्रे करना है। वो फर्टिलाइजर स्प्रे करते हो तो क्या होता है कि नाइट्रोजन 0 है, और पोटास और फॉस्फोरस होने के कारण जो कार्बोहाइड्रेट आपके अभी पत्तों में है वो टहनी में चले जाएंगे, टहनी मजबूत हो जाएगी। अभी कोई हार्मोन्स ग्रोथ के लिए नहीं देना है, फर्टिलाइजर ही देना है। कैल्शियम देने की आवश्यकता हो तो कैल्शियम दो, अच्छा है। कैल्शियम चिलेटेड स्वरूप जो होता है 12% वाला, वो दे सकते हो। नैनोबिटा कैल्शियम है, वो दे सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके के 2 पहलू मैंने बताए। अभी भी उनको पानी नहीं देना है, किसी भी हालत में अभी मैंगो को पानी नहीं देना है। किसी किसान भाई को लगता है रेतीली जमीन है या तो पथरीली जमीन है जहाँ पानी टिकता नहीं है, कई किसान भाई बताते हैं हमको पानी तो थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। तो आप, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, वैसे ऐसे गोल सर्कुलर मोशन में पानी जाता है, वहाँ से फिर रोक दो, मतलब जितनी प्यास लगी उतना ही पानी रोक रोक के दो, या तो एक लाइन में दो, एक लाइन में मत दो, एक लाइन में दो, एक लाइन में मत दो। तो ऐसे लाइन वाइज अगर करते हो तो ऐसे करो, या तो आप जो सर्कुलर मोशन में जो करते हो वो सर्कुलर मोशन में आधे तक पानी जाए वहाँ बंद कर दो, पूरा पानी चला जाएगा, गीला हो जाएगा, पानी नहीं भरेगा, पानी भरना नहीं है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी देना जरूर हो। रेतीली बलुई मिट्टी है या तो एकदम पथरीली जमीन है, जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए तो देना है, वरना नहीं देना है। दक्षिण गुजरात है, महाराष्ट्र का जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है जिसको कोंकण एरिया बोलते हैं,
यूपी का एरिया है जहाँ गंगा जमुना किनारे सीतापुर एरिया है, बराबर, जहाँ पे मलिहाबाद एरिया है, लखनऊ के आसपास वाला जहाँ मैंगो बहुत होता है, तो वहाँ जहाँ मध्यम से भारी मिट्टी है वहाँ पे पानी नहीं देना है। तो ये सिंपल तरीके से मैंने समझाया कि पानी नहीं देना है, और 2 सेट समझाए कि जिसका अभी तक रेगुलर चला है उसको क्या करना है, जिसको रेगुलर नहीं चला है, अंत तक पानी गिरा है या तो फर्टिलाइजर अगस्त के बाद दिया है, तो उनको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से अभी हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि मानो कि आपका जनवरी 15 तारीख उत्तरायण के आसपास में फ्लावरिंग शुरू हो गया है। तो जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होता है तो कीट रोग का प्रादुर्भाव शुरू होता है और साथ ही साथ में मधुमक्खियों का आना शुरू होता है। तो किसान भाइयों याद रखना, आम का जो फूल होता है, मतलब एक झुमका होता है, उसमें से 1, 2 या 3 आम के फल बनते हैं तो अच्छा है। वैसे जो पूरा का पूरा अगर फल बन जाते हैं तो गुच्छे में लगभग 80-100 आम लग सकते हैं, लेकिन 80-100 हमको नहीं लगाना है, वैसे भी जड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन आप याद रखना कि वो 80% से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है। मतलब ये होता है कि अगर मधुमक्खी नहीं आती है तो वहाँ पे परागनयन की प्रक्रिया नहीं होगी। परागनयन की प्रक्रिया के लिए मधुमक्खियों का आना आवश्यक है, और उसी टाइम पे आपको कीट रोग से बचाने के लिए दवाई का स्प्रे करना है। तो ये दोनों माहौल साथ में बनते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने जैसे बताया कि अभी फ्लावरिंग नहीं आया है तब तक आप कोई भी दवाई स्प्रे कर सकते हो, तो 1 राउंड अभी लेना हो तो ले लेना, क्योंकि एक बार फ्लावरिंग शुरू हो गया तब आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि कौन सी दवाई स्प्रे करें, कौन सी दवाई स्प्रे ना करें। लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है, तो फिर भी मैं एक टिप दे के रखता हूँ आपको, एक रिकमेंडेशन है मेरा कि आपको फ्लावरिंग की शुरुआत में एक नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दे, बराबर। पहले आपने अभी स्प्रे किया है, बाद में फ्लावरिंग के स्टार्ट में नीम ऑयल का स्प्रे कर दो। नीम ऑयल का स्प्रे करने से कीट रोग थोड़े दूर रहते हैं। कई किसान भाई मैंने सुना है कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वो गौमूत्र का स्प्रे करते हैं, लेकिन किसान भाइयों फ्लावरिंग के टाइम पे आप गौमूत्र का स्प्रे ना करो तो अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि गौमूत्र के अंदर नाइट्रोजन होता है। गौमूत्र का मतलब क्या होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है? यूरिया। यूरिया का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। तो यूरिक एसिड में सीधा नाइट्रोजन होता है, वो अगर आप स्प्रे करते हो, कहीं पे थोड़ा सा भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो धड़ाक से वहां पे फूल आने की बजाय पे पत्ते आ जाएंगे। तो आप उस टाइम पे गौमूत्र का स्प्रे मत करो, नीम ऑयल का स्प्रे करो, बहुत जरूरी है। लेकिन गौमूत्र का प्रयोग तभी करना जब आपका आम, मतलब कि मूंग के दाने से लेके पीनट साइज का हो, तब आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल और सादा मैंने बताया। आपके वहाँ अगर कोई कीट रोग है, कोई उपद्रव है, जैसे मध्य का रोग आता है, बराबर, हॉपर्स जिसको बोलते हैं, कहीं पे इल्ली आती है, इल्ली का प्रादुर्भाव हो रहा है, कहीं पे अभी पाउडरी मिल्ड्यू आया नहीं, आएगा भी नहीं। अभी फ्लावरिंग आने के बाद पाउडरी मिल्ड्यू की शुरुआत होती है, पाउडरी मिल्ड्यू का प्रादुर्भाव होता है, तो आप बताएं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप नीम ऑयल का छिड़काव कर दो। नीम ऑयल अगर बाजार में जो मिलता है वो अगर करते हो तो वो इमल्सिफाइबल इसी फॉर्मुलेशन होता है, उसके साथ सल्फर 80% आप स्प्रे कर सकते हो। आप दोनों किया तो आपको थोड़ा थोड़ा पाउडर मिल्ड्यू भी कंट्रोल होगा और थोड़ा थोड़ा कीट रोग भी दूर रहेंगे, कंट्रोल नहीं होंगे लेकिन दूर रहेंगे। और उसके बाद में स्पेसिफिक थ्रिप्स आती है, इल्ली आती है, या तो वो मध्या या तो हॉपर्स आते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट का सजेशन देंगे। लेकिन वो फरवरी में हो या तो मार्च में वो वीडियो देंगे। लेकिन अभी तक ये क्रॉप प्रोटेक्शन की बात जो मैंने कही, उससे पहले न्यूट्रिशन और फ्लावरिंग लाने की बात कही, उसके बाद में एक का बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसान भाई कभी ध्यान नहीं रखते, लेकिन अभी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कई किसान भाइयों के वहाँ ऐसा होगा कि मैंगो में कुछ डाली एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब ये होता है कि वो माल फॉर्मेशन बोलते हैं, मैंगो माल फॉर्मेशन। मतलब जहाँ पे फ्लावरिंग आने वाला है वहाँ पे एकदम छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, एकदम छोटे छोटे। और जैसे कि बल्जिंग हो, मतलब हाथ में जैसे लगा है और फूल जाए हाथ, वैसे बल्जिंग आ जाता है, वहाँ पे फूल जाता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उस डाली को अभी काट के निकालो, पहला काम ये करो, बराबर। और उसके ऊपर मैं सजेशन दूंगा कि एक सल्फर और टेबुकोनाजोल वाली दवाई है, वो बेस्ट है, वो स्प्रे करने से अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे बहुत खर्चा नहीं करना है, थोड़ा ही प्रॉब्लम है, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
50% जो आता है उसका छिड़काव कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंगो में इस बार क्या हुआ था, इस बार की सिचुएशन के आधार पे बताता हूँ कि बारिश शुरू हो गई थी मई महीने में और बारिश चली मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर 5 महीना और कहीं-कहीं नवंबर में भी बारिश हुई है। तो ये बहुत सालों के बाद ये साल ऐसा था कि लगभग 5 महीना बारिश गिरी थी। अभी आपको सिचुएशन समझाता हूँ, 5 महीना बारिश गिरी मतलब आप कोंकण में रह रहे हो, ऐसे गुजरात वालों का एक्सपीरियंस हुआ होगा। कोंकण में इतनी बारिश होती है, गुजरात में इतनी नहीं होती, मध्य प्रदेश में नहीं होती, यूपी में इतनी बारिश नहीं होती, इतनी लंबी नहीं होती। मतलब 5 महीने, 6 महीने बारिश नहीं होती वहाँ। तो 5 महीने तक ह्यूमिड मतलब जो जलवायु है, उसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का प्रमाण ज़्यादा रहा होगा। इस सिचुएशन में एक डिसीज़ है, मतलब पेस्ट नहीं बोल सकते, उसको डिसीज़ बोलते हैं। डिसीज़ क्या है कि उसमें algae डेवलपमेंट हो जाती है। मतलब पत्ते के ऊपर देखो तो आपको पत्ते के ऊपर एक धब्बा दिखेगा बड़ा-सा और धब्बा जो होता है algae का, बराबर, उसका कलर थोड़ा अलग-थलग सा होगा। नॉर्मल फफूंदी जैसा धब्बा नहीं होगा, वो अलग-थलग का होगा और वो मारती नहीं है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक देती है। अगर प्रॉब्लम हो आपके वहाँ, तो आपको कॉपर का छिड़काव करना पड़ेगा अभी। तो 2 प्रॉब्लम जो बताए मैंने, वो प्रॉब्लम एब्नॉर्मल प्रॉब्लम है, कहीं पे हो तो ये ट्रीटमेंट कर सकते हो और इस साल ये प्रॉब्लम आने की ज़्यादा संभावना है। मैंगो मालफॉर्मेशन का मैंने जो बताया, उसके लिए जो रोग कारक है वो मल्टीपल है। इसमें माइट्स भी है, फ्यूजेरियम नाम की फंगस भी है, नाइट्रोजन का मिसमैनेजमेंट भी है, बहुत सारे रीज़न है उसके, लेकिन उसका उपाय आसान है, उसको काट के फेंक दो। तो ये था अभी का फ्लावरिंग के टाइम का मैनेजमेंट और फ्लावरिंग से लेके मैंने बताया कि जब पहला फूल आता है, तब तक आप क्या कर सकते हो, वो मैंने बताने की कोशिश की है आपको, बराबर। आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी आपको यूज़फुल होगी, आप प्रैक्टिकल उसका उपयोग करके आपका उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाएँगे, ऐसा मैं भावना रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।